एक पुरानी सी बस में एक बेहद संघर्षपूर्ण माहौल चल रहा होता है। माँ, माँ, वो प्रधान, उसके दस्तावेज मेरे पास है। हम जीत गए माँ, हम जीत गए। पर वो लोग मेरे पीछे हैं। राजवीर सिंह, बाहर आजा लड़के। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दस्तावेज चुराने की? आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस के अंदर तनाव भरा माहौल है। आज इस खेल का अंत हो जाएगा राजवीर। या तो हम अपना घर वापस पाएंगे या फिर 6 महीने पहले राजवीर सिंह अपने पिताजी की पुरानी बस चलाता है। रामपुर गांव में उसकी माँ कमला देवी घर में रहती है। आज तो यार मजा आ गया। पूरे 2000 रुपए की कमाई। वैसे माँ, पंडित जी के आने का क्या हुआ? अरे बेटा, आ गए वो। तेरे लिए बहुत अच्छी सी लड़की देखी है। समझदार, सुंदर और घरेलू। पूछा तो नहीं, पर शायद कुछ पढ़ी लिखी भी होगी। अरे माँ, मैं कोई राजकुमार थोड़ी हूँ जो कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। वैसे भी हमारी हालत तो। अरे बस कर बेटा, हर चीज पैसे से नहीं होती। तेरे पिताजी तो चले गए, पर वो यही कहते थे कि इज्जत कमाओ, पैसे अपने आप आ जाएंगे। पंडित रामलाल जी आते हैं और शादी की बात आगे बढ़ती है। अरे बेटा राजवीर, रीना बहुत अच्छे परिवार से है। अरे बाप तो गुजर गया, पर माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। और सुना है कि थोड़ा कॉलेज भी गई है। अच्छा है पंडित जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जब घर में बहू आएगी तो रौनक आ जाएगी। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। रीना राजवीर के छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगती है। वो घर को सजाती है और अपने पति के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। आज मैंने स्पेशल बिरयानी बनाई है। आपको पता है, माँ जी ने मुझे बताया था कि आपको बिरयानी बहुत पसंद है। अरे वाह, तुम तो दिन ब दिन मेरे दिल के करीब आ रही हो। अच्छा जी, अब फालतू की बातें बंद करो, माँ जी भी आ रही हैं। एक दिन विकास प्रधान गांव के सबसे ताकतवर आदमी राजवीर के घर आते हैं। राजवीर, तेरे पिता ने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे और वापस करने का वक्त आ गया है। प्रधान जी, ये कब हुआ? पिताजी ने तो कभी नहीं बताया। अरे मेरे पास कागजात हैं। दस्तखत किए थे तेरे पिता ने। 15 दिन देता हूँ, पैसे वापस कर दे, वरना तेरा घर और जमीन सब मेरा, समझा? राजवीर कैसे जुटाएंगे इतने पैसे? बस से इतनी कमाई नहीं होती। मैं काम करूंगी, मुझे सिलाई आती है, शायद कुछ। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई। तुम्हारे पिता ने तो कभी उधार नहीं लिया था। 15 दिन बीत जाते हैं और राजवीर पैसे नहीं जुटा पाता। विकास प्रधान अपने गुंडों के साथ आता है और उन्हें घर से बाहर कर देता है। राजवीर, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? हाँ? ये घर अब मेरा है, निकल यहाँ से। प्रधान जी, ये धोखा है। मेरे पिता ने कभी पैसे नहीं लिए। अरे ये देख, कोर्ट के कागज हैं। अब चला जा यहाँ से, वरना पुलिस बुलाऊंगा। मजबूरी में राजवीर अपनी पत्नी और माँ के साथ अपनी पुरानी बस में रहने लगता है। बस को थोड़ा सा घर जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। राजवीर, हम इसे ही अपना घर बना लेंगे। थोड़े दिन की बात है, मैं आपके साथ हूँ। अरे मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा गांव में? नई बहू को बस में रख रहा हूँ। बेटा, हिम्मत रख, भगवान है ना। मोहन चाचा, राजवीर के पड़ोसी, उन्हें अपने पुराने जमाने की बात बताते हैं। बेटा राजवीर, मैंने देखा था तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। विकास ने धोखे से उससे कागज पर दस्तखत करवाए थे। चाचा,
आप सच कह रहे हैं? ये तो धोखा है। हाँ बेटा, पर किसकी हिम्मत थी विकास के खिलाफ आवाज उठाने की? अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। इस बीच रीना अपने हुनर का इस्तेमाल करके कपड़े सीने शुरू करती है और थोड़ा पैसा कमाने लगती है। राजवीर देखो, आज पूरे 500 रुपए कमाए हैं मैंने। कुछ महिलाओं ने मुझसे कपड़े सिलवाए हैं। वाह रीना, तुम सच में बहुत बहादुर हो। इतनी मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारी तुमने। एक दिन रीना एक अमीर परिवार के लिए कपड़े सीलने जाती है, जहां वो विकास प्रधान की फाइलें देखती है। अरे ये क्या? ये तो वही फाइलें हैं जिनके बारे में मोहन चाचा बता रहे थे। इनमें सबूत हो सकते हैं। रीना चुपके से फाइलों की फोटो खींच लेती है। घर आकर वो राजवीर को वो दिखाती है। देखो राजवीर, ये प्रधान के असली दस्तावेज हैं। इसमें आपके पिताजी के दस्तावेज दूसरे कागज पर हैं और उधारी वाला कागज बिल्कुल अलग है। पर अब इसका क्या फायदा रीना? हमारे पास इनके असली दस्तावेज तो है नहीं। हमें वे असली दस्तावेज निकालने होंगे उसके घर से। मैं एक प्लान बनाती हूँ। रीना और राजवीर मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे इंस्पेक्टर सिन्हा से मिलते हैं, जिन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। सिन्हा साहब, हमारे पास प्रधान जी के खिलाफ सबूत है, पर हमें असली दस्तावेज चाहिए जो उनके घर पर है। मैं समझता हूँ रीना जी, पर बिना वारंट के मैं उनके घर की तलाशी नहीं ले सकता। तो फिर हम क्या करें? मैं अभी भी वहाँ प्रधान जी के यहाँ पर कपड़े सीलने के लिए जाती हूँ। अगर राजवीर और आप दोनों मेरे साथ चले तो शायद हम वहाँ से दस्तावेज निकाल सके। अगले दिन रीना प्रधान के घर जाती है, जबकि राजवीर और इंस्पेक्टर सिन्हा दूर से निगरानी करते हैं। प्रधान जी, आज मैं आपके लिए स्पेशल सूट सील रही हूँ। बस मुझे आपके कमरे के कुछ नाप लेने हैं। अरे हाँ हाँ जाओ, पर जल्दी करना। रीना चुपके से अलमारी से दस्तावेज निकालती है और अपने बैग में रख लेती है। तभी प्रधान वापस आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे फाइल कैबिनेट के पास। वो मैं कपड़े का नमूना रख रही थी ताकि आप देख सके। चलो दिखाओ, दिखाओ अपना बैग। ये क्या है? मेरे दस्तावेज? उसी समय राजवीर और इंस्पेक्टर सिन्हा अंदर आ जाते हैं। विकास प्रधान, हमें शिकायत मिली है कि आपने कई लोगों की जमीन धोखे से हड़प ली है। ये क्या बकवास है? मेरे पास सारे कागजात हैं। अरे वही तो हम देखना चाहते हैं प्रधान जी। ये क्या है? ये क्या है? इसमें साफ दिख रहा है कि आपने दस्तखत अलग कागज पर करवाए थे। अरे रुको, वो मेरे निजी दस्तावेज हैं। अरे कोई इन्हें रोको। अचानक विकास प्रधान के गुंडे वहां आ जाते हैं। रीना और राजवीर दस्तावेज लेकर भागते हैं, जबकि इंस्पेक्टर सिन्हा गुंडों से भिड़ जाते हैं। चलो तुम लोग निकलो यहाँ से। रीना और राजवीर दस्तावेज लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन प्रधान के कुछ आदमी उनका पीछा करते हैं। वो किसी तरह उनसे बचते हुए बस की ओर भागते हैं, जहाँ उनकी माँ है। माँ, माँ, वो प्रधान, उसके दस्तावेज मेरे पास हैं। हम जीत गए माँ, हम जीत गए। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। राजवीर सिंह, बाहर आजा लड़के। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दस्तावेज चुराने की? आज तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बस के अंदर तनाव भरा माहौल है। आज इस खेल का अंत होगा राजवीर। या तो हम अपना घर वापस पाएंगे या फिर। रीना, ये क्या कर रही हो? तभी इंस्पेक्टर सिन्हा जी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। चलो पीछे हट जाओ। विकास प्रधान, तुम गिरफ्तार हो। धोखाधड़ी, जबरन कब्जा और अवैध दस्तावेज बनाने के आरोप में। नहीं, ये गलतफहमी है। मैं चलो ले चलो इन सबको। मैं कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, पर अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ हफ्तों के बाद राजवीर और रीना अपना घर वापस पा लेते हैं।
रीना, तुम्हारी वजह से आज हम फिर से अपने घर में हैं। तुमने न सिर्फ घर वापस दिलाया, बल्कि मुझे एक नई जिंदगी भी दी है। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है राजवीर। चाहे बस हो या महल, अपनों के साथ होने से ही घर बनता है। आज सुबह से ही शीतल काफी शीतल थी, क्योंकि शीतल की शुरुआत काफी खुशी के साथ हुई थी। और खुशी हो भी क्यों ना, आखिर वो प्रेग्नेंट जो थी। शीतल का पति नीरज सो रहा था, तभी शीतल अपने पति को उठाते हुए बोलती है। गुड मॉर्निंग नीरज, उठ जाओ। देखो सुबह हो गई है। इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ करो। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? आज तो संडे है यार, आज तो सोने दो। अच्छा जी, तो अब आपको मुझसे ज्यादा आपकी नींद प्यारी हो गई। कोई बात नहीं, अगर आप मेरे मुंह से खुशखबरी सुनोगे ना, तो गारंटी ले रही हूँ आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। शीतल बार बार नीरज को उठाती है, लेकिन नीरज उठने का नाम ही नहीं लेता है, जिस पर शीतल नाराज होकर उसके मुंह पर पानी मार देती है। और जैसे ही नीरज उठता है, तभी शीतल उसे गले लगाकर उसके कानों में बोलती है। नीरज, आई एम प्रेग्नेंट, तुम पापा बनने वाले हो। क्या? सच में? हाँ नीरज, सच में। देखो, मैंने कहा था ना, जैसे ही तुम गुड न्यूज सुनोगे ना, वैसे ही तुम खुशी से पागल हो जाओगे। अरे तुमने सच में बहुत बढ़िया खुशखबरी दी है। अभी पूरे घर में सुना कर आता हूँ। माँ को भी तो पता चले कि जल्दी अपने पोते के साथ खेलने वाली है। इतना बोलकर नीरज खिलखिलाता हुआ अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ को शीतल के प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। ये जानने के बाद कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है, शांति बहुत खुश होती है और वो अपनी बहू का अब अच्छे से ख्याल रखने लगती है। समय गुजरता जाता है और गुजरते समय के साथ एक दिन नीरज अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है कि तभी उसका बॉस आता है और बोलता है। नीरज, आज मुझे किसी काम से घर जल्दी जाना है, तो एक लड़की आएगी, उसका इंटरव्यू ले लेना तुम, ठीक है? ठीक है सर, मैं इंटरव्यू ले लूंगा। इतना बोलकर उसका बॉस वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद नीतू नाम की एक लड़की नीरज के पास इंटरव्यू देने के लिए आती है। तो नीतू को देखकर नीरज हैरान हो जाता है, क्योंकि नीतू दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसके शरीर पर कई तरीके के निशान थे। पर क्योंकि नीतू इंटरव्यू देने के लिए आई थी, इसीलिए नीरज उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता है और उसको नौकरी पे रख लेता है। देर शाम नीरज घर जाता है और घर जाते ही वह इंटरव्यू वाली सारी बात अपनी बीवी को बताता है। ये तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे लोग होते हैं, अपनी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं। नीरज जी, हो सकता है ना कि उसका मामला कुछ अलग हो। हम उसकी बॉडी पर निशान देख के जज नहीं कर सकते हैं ना कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। क्या पता उसके पति ने मारा हो, उसकी सास ने मारा हो, या फिर उसके घर वालों ने मारा हो। आप इन चीजों पर इतना ध्यान मत दीजिए, चलिए खाना खा लीजिए। शीतल की बात सुनकर नीरज उसके लिए खाना लेने चला जाता है। समय गुजरता जाता है और गुजरते समय के साथ नीरज नीतू के साथ काम करता है। ऐसे ही एक दिन नीरज घर जा रहा होता है कि तभी नीतू के पास किसी का कॉल आता है और नीतू जोर से रोने लगती है और उसे रोता देख नीरज बोलता है। अरे नीतू, तुम रो क्यों रही हो? सर, मैं क्या बताऊं आपको, मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ। मेरा पति बेवड़ा है, मेरी एक छोटी सी बेटी है। मेरे पति को मैं जो पैसे देती हूँ वो उड़ा ही देता है, लेकिन जिस दिन मैं पैसे उसे ना दूँ तो वो मुझे बहुत पीटता है। हम दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो मुंह उठा के मेरे पास आ जाता है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो इस बारे में तुम अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं करती? अरे आखिर माँ बाप है तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। नीरज सर, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मुझे पाल पोस के मेरे चाचा चाची ने बड़ा किया है। इसी बात का तो दुख है कि मुझे बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला और शादी के बाद सोचा था कि मेरा पति अच्छा मिलेगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं? नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है। इतना बोलकर नीतू फूट फूट कर रोने लगती है और इस तरह उसे रोता हुआ देखकर नीरज की भी आंखें भर जाती है और वो ठान लेता है कि वो नीतू की मदद करेगा।
और इस तरह नीरज नीतू को अपनी कार में बैठाता है और नीतू और उसकी बेटी को अपने घर ले जाता है। उसकी बेटी को देखकर शीतल हैरान हो जाती है और वह नीरज से बोलती है, नीरज, ये कौन है? कल मैंने तुम्हें बताया था ना नीतू के बारे में, वो कुछ दिन हमारे घर में रहेगी। शीतल कुछ नहीं बोलती है और अपने कमरे में चली जाती है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद नीतू शीतल के बगल वाले घर में किराए पर आ जाती है। दिन के समय नीतू अपनी बेटी को शीतल के पास छोड़ दिया करती थी और रात को वह नीरज के साथ घर आ जाती थी। नीरज की आंखों में नीतू के लिए कहीं न कहीं प्यार देखकर शीतल को जलन होने लगी थी और उसे गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि नीरज नीतू को लेकर दिन प्रतिदिन सीरियस होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ शीतल, तुम, मैं और नीतू और उसकी बेटी बाहर डिनर के लिए चलते हैं। नीरज की बातें सुनकर शीतल को खुशी होती है, लेकिन नीतू और उसकी बेटी का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही एक दिन गुस्से में शीतल नीरज को फटकार लगाते हुए बोलती है, नीरज, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा बर्ताव नीतू के लिए कुछ ज्यादा ही बदल रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम नीतू के लिए कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो रहे हो? ठीक है, मैं मानती हूँ उसे प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपनी फैमिली को छोड़कर उसकी फैमिली पर ध्यान दो। तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है, तुम अपनी बीबी का ना सोचकर अपनी पड़ोसन नीतू के बारे में सोच रहे हो। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भला इतनी बहकी बातें, ये मुझ पर शक है क्या? शक नहीं, पूरा यकीन है कि तुम उस कलमुही से प्यार करते हो और वो अपने प्यार के जाल में तुम्हें फंसा रही है नीरज। तभी तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते हो ना। कुछ भी चीज लाते हो तो तुम उस नीतू के लिए जरूर लेकर आते हो। अरे ऐसा क्या है उसके अंदर जो तुम्हारा प्यार उसके लिए बढ़ता जा रहा है? अपना दुखड़ा दिखाकर कहीं वो तुम्हारी। बस, और नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। कुछ बोल नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती जाओ। अरे मैं उसकी केयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। हमारी बुद्धि पर तो पता नहीं कौन सा पत्थर पड़ गया है। अरे चुप रहो, बात मत करो मुझसे। अगर ऐसा नहीं है तो हर चीज में नीतू को क्यों पूछा जाता है? जवाब दो मुझे इसका। दोनों पति पत्नी के बीच बहस हो रही होती है। वह बहस सुनते ही नीतू आ जाती है। शीतल की ऐसी बातें सुनकर नीतू शीतल को जवाब देती है, भाभी वो इसलिए क्योंकि नीरज ने मुझे अपनी बहन बोला है और मैंने नीरज को अपना भाई, मेरा कोई अपना नहीं है। नीरज भैया ने मुझे अपनी बहन बनाया है। यहाँ से शुरुआत हुई है हमारे रिश्ते की। अब आप ही बताइए, अगर एक बहन किसी मुसीबत में हो तो क्या भाई मदद नहीं कर सकता है? अगर एक भाई अपनी बहन की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अगर वो मदद कर भी रहा है तो आप उसे एक गंदे रिश्ते का नाम दे देंगी। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद यहाँ नहीं रहूंगी और ना ही मैं कभी आप लोगों को दिखूंगी। सच जानने के बाद शीतल को अपने कहे पर बेहद पछतावा होता है और वह पछतावे में नीतू से माफी भी मांगती है, क्योंकि शीतल प्रेग्नेंट थी और उसके मूड स्विंग हो रहे थे। यही सोचकर दोनों उसे माफ कर देते हैं और इस तरह शीतल नीतू को अपनी छोटी बहन बनाकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कोमल सुबह सुबह पूजा कर रही होती है और कोमल की सास सुजाता हॉल में बैठे हुए टीवी देख रही होती है। बहू, अरे ओ बहू, आज चाय नहीं मिलेगी मुझे। चाय की तलब तो मुझे ऐसे लग गई है जैसे चाय के बिना तो मेरी मौत ही आ जाएगी। बस माँ जी अभी बना कर लाती हूँ, ये लीजिए प्रसाद। बहू देख, तेरा सुबह उठकर पूजा पाठ करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन सच कहूँ ना तो तू पहले मेरी चाय बना दिया कर। किसी दिन तेरी सास चाय पिए बिना निपट गई तो? माँ जी आप भी सुबह सुबह राम का नाम लेने की बजाय क्या क्या बोले जा रही हैं। अब कोमल किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी सुजाता के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है। अरे विमला, तुझे भी सुबह सुबह चैन नहीं है? लगता है तू मरने से पहले मेरे घर का रास्ता नहीं भूलेगी। सुजाता, अब तू भी ऐसे बोलेगी तो मेरा अपना कौन ही है जो मुझे सहारा देगा? अरे बहू, 2 कप चाय ले आ और तू बताएगी या मुहूर्त निकलवा। क्या हुआ? क्यों तेरी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं? बहू से लड़ाई हुई क्या तेरी? अरे विमला, ये तो तेरे रोज का है। अरे लड़ी ही नहीं है वो मुझसे, बल्कि घर का बंटवारा भी करने को कह दिया है उसने तो। क्या मतलब है तेरा? तेरी बहू तुझे ही घर से निकाल रही है? ये तो गलत है। अरे ना जाने किसने उसके कान भर दिए हैं। मुझे कहती है कि मुझे अपने ससुराल में बंटवारा चाहिए।
अभी तो मैंने अपने छोटे बेटे की शादी की है और अभी से ये घर में कलेश करना शुरू कर चुकी है। तो तू भी बांट क्यों नहीं देती दोनों ही बेटों को उनका हिस्सा? लेकिन दोनों में से मुझे कोई रखना ही नहीं चाहता सुजाता, और अभी तो मैंने घर बांटा ही नहीं है। अगर मैंने घर का बंटवारा कर दिया तो ये लोग तो मुझे लात मार के ही निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तो तू अपने बेटे और बहू को उनका हिस्सा बांट दे, लेकिन उनका 3 हिस्सा करियो, 2 अपने बेटे का और 1 अपना। क्या बात बोली है सुजाता तूने, तू ही मेरी असल में दोस्त है। अब तू देख कैसे मैं अपनी बहू को दिन में तारे दिखाती हूँ। सुजाता और विमला ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कोमल अपनी सास और पड़ोसन के लिए चाय लेकर आती है। अरे कोमल बहू, तू अपनी सास का बहुत ध्यान रखती है, और सुजाता तुझे तो किसी बंटवारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक लौता ही बेटा है तेरा तो। देख विमला, तू तो जानती है मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से मुझे अपने ससुराल में अपना अलग हिस्सा चाहिए था, लेकिन मेरी ना तो जेठानी थी न ही देवरानी, और सास ने भी मुझे कुछ नहीं बांटा, और अब मरते हुए कह गई है जो कुछ है सब कुछ मेरे बेटे और बहू का है। अरे तू भी ना बिना मतलब कलेश करने के लिए पीछे लगी रहती है। चल अब चाय पी ले। माँ जी भी ना बिना बात लड़ाई झगड़े ढूंढती रहती हैं, और विमला काकी भी ऐसी ही हैं, जो बिना मतलब झगड़े करती रहती हैं। सुजाता की बहू कोमल बहुत समझदार थी, वो जल्दी किसी की बात का जवाब नहीं देती थी, और सुजाता भी अपनी सीधी सादी बहू को किसी न किसी बात पर सुनाया ही करती थी। अब एक रोज सुजाता और विमला मार्केट जाते हैं। सुजाता, तूने जैसा कहा था मैंने अपनी बहू और बेटों को 3 हिस्से लगाए हैं और इनका हिस्सा उन्हें दे दिया है। एकदम सही किया तूने, वरना कल को तेरी बहू तुझे ही घर से निकाल देती। हाँ ये तो तूने सही कहा, लेकिन तेरी बहू जैसी मैंने आज तक नहीं देखी। वो तेरी कितनी सेवा करती है। तेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है जो तुझे कोमल जैसी बहू मिली है। मुझे तो मेरी बहू पर शक हो रहा है, वो इतनी अच्छी कैसे है? जरूर वो मेरे मरने का इंतजार कर रही होगी, फिर वो अपने ससुराल में राज करेगी, लेकिन मैं भी उसे राज करने नहीं दूंगी। मैं जल्द ही बंटवारा करती हूँ, और जो वो सपने देख रही है ना पूरे घर में राज करने के, वो सपना तो उसका सपना ही रह जाएगा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तेरी बहू ऐसी है, बल्कि वो तो सच में बहुत अच्छी है। सुजाता अपनी बहू की अच्छाई को कुछ और ही समझ बैठी थी, और वो चाहती थी कि वो अपने इकलौते बेटे और बहू को उनका हिस्सा बांटकर खुद का हिस्सा भी बांट ले। एक रोज सुजाता सुबह सुबह घर के कागज लेकर बैठी होती है। बहू, राजू आए तो उसे ये कागज दे दियो और कह दियो कि रजिस्टर दफ्तर जाकर इस पर साइन करवा लेगा। लेकिन माँ जी, ये कागज किस चीज के हैं? बहू, ये कागज घर के हैं। मैंने इस घर को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया है। माँ जी, घर में उनके अलावा और किसी का हिस्सा भी है क्या? नहीं नहीं बहू, और किसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस घर को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा अपने नाम किया है और एक तुम दोनों के नाम, और ये तब से चाहती हूँ जब राजू का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन मेरी सास का एक बेटा था तेरे ससुर जी, तो उन्होंने अपने ससुराल में हिस्सा नहीं बांटा। लेकिन माँ जी, ये जो भी है आपका ही है, बाद में मेरा या उनका है ना। लेकिन आपके मन में ये बंटवारे को लेकर ख्याल क्यों आया? क्योंकि मुझे तेरी अच्छाई कुछ समझ नहीं आ रही है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, और बहू इतनी मीठी मुझे तो हजम ही नहीं होती है। माँ जी, आपको ना जाने किसने क्या कह दिया है, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए, ना ही उन्हें चाहिए होगा। ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। लेकिन फिर भी आपको बंटवारा करना है तो कर लीजिए, फिर भी हम सब साथ में रहेंगे। बहू, तू मुझसे दूर रह, अब मैं अलग रहना चाहती हूँ। क्या पता किसी दिन तू मुझे खाने में जहर दे दे और मेरे मरने का इंतजार कर रही हो। माँ जी, आपको जो सोचना है सोच सकती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने ससुराल का बंटवारा करूँ और पूरी फैमिली अलग अलग रहे। बहुला, मुझे ही दे दे कागज, मैं ही करवाती हूँ घर के बंटवारे का काम। कोमल अपनी सास की बातों से परेशान हो जाती है और शाम में अपने पति राजू के ऑफिस आने के बाद उससे कहती है, सुनिए, अब माँ जी को आप ही समझा सकते हैं, क्योंकि माँ जी के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है। वो घर को 2 हिस्से में बांटना चाहती हैं। क्या घर का बंटवारा? अरे माँ भी ना, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। अरे एक ही बेटा है, फिर भी घर का बंटवारा करना है इनको, और खुद ही अलग हो रही हैं। ये क्या बात हुई यार? हमारे बिना वो कैसे रहेंगी? सोचती नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो भी हो, माँ के किसी न किसी ने कान तो जरूर भरे हैं, तभी वो ऐसी हरकतें कर रही हैं, वरना माँ ऐसे नहीं करती। मुझे तो लगता है ये पक्का विमला आंटी का काम होगा, क्योंकि उनके खुद के बेटे बहू तो उन्हें रखना नहीं चाहते। अरे जब देखो तो अपने बेटे बहू में आग लगाती रहती है, और माँ उसके बहकावे में आके ये सब कर रही होंगी। आप एक बार माँ को समझाइए तो सही, वो ऐसा क्यों कर रही हैं, और आप उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं। तुम ठीक कह रही हो,
मुझे माँ को समझाना चाहिए, क्या पता वो मेरी बात मान ले। किसे समझाने की बातें हो रही हैं? देख, तुझे अब तक बहू ने सब कुछ बता दिया होगा और मैं फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। माँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हो? आपके बिना कैसे रहेंगे हम? अरे यार, आप अलग क्यों हो रही हो हमसे? अरे हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं और आप चाहते हो अलग हो जाओ। माँ, एक बार सोचो तो, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे? अरे यार माँ, मत करो ना ऐसा। मुझे उनकी परवाह नहीं है। इससे पहले कि तुम दोनों मुझे घर से निकालो, मैं खुद ही अलग रहना चाहती हूँ। सुजाता किसी की बात नहीं सुनती और वो अब घर का बंटवारा करने के फैसले पर अटल थी। जब अगली सुबह कोमल पूजा करके किचन में जाती है तो वो देखती है कि अब तक उसकी सास नहीं उठी, वरना सुजाता सुबह सुबह ही चाय के लिए हल्ला मचा दिया करती। अब जब कोमल अपनी सास के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास फर्श पर गिरी हुई है। माँ जी, क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अजी कहाँ हैं आप? देखिए, माँ जी को ना जाने क्या हो गया है। अब सुजाता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर कोमल और राजू को कहते हैं कि सुजाता का बीपी हाई होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, लेकिन आपने इन्हें सही समय पर यहाँ पर लाकर ठीक कर दिया। अब कुछ देर बाद सुजाता की आँख खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। बहू मैं यहाँ कैसे? मुझे कौन लेकर आया यहाँ? माँ जी, मैं और वो लेकर आए हैं आपको यहाँ। जब मैं सुबह आपको हॉल में बैठे ना देखकर कमरे में गई तो आप फर्श पर गिरी हुई थी। बहू, तुम लोग मेरा कितना ध्यान रखती हो, लेकिन मैं ही तुम्हें खुद से अलग करने पर लगी हुई हूँ। अब आप ऐसा मत सोचिएगा, कभी भी नहीं माँ जी, क्योंकि अब तो आपका और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा हमको। अब क्योंकि सुजाता बीमार हो चुकी थी और उसे इस दौरान ये एहसास हो गया था कि उसके अपने ही उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन एक वो थी जो अलग होना चाहती थी। राजन और उसके घर वाले परेशान होकर वैशाली को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वैशाली उनको कहीं नहीं मिलती। राजन की माँ राजन से बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माँ, ये वक्त है इन सब बातों का। तो अब करे क्या, तू ही बता। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वैशाली की बदनामी हो। ठीक है, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। राजन और उसके घर वाले फिर से वैशाली को तलाशने में लग जाते हैं और जगह जगह तलाश करते हैं। राजन वैशाली को ढूंढते ढूंढते अपने बीते कल को याद करने लगता है। वैशाली और राजन दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वैशाली को कुरकुरे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। कह सकते हैं कि वो कुरकुरे की दीवानी थी। राजन उसके लिए रोज रोज कुरकुरे लेकर आया करता। एक दिन गलती से राजन उसके लिए कुरकुरे लाना भूल गया तो वैशाली राजन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे गुस्सा देखकर राजन उसे माफी मांगने लगता है। सुनो, आज एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। कैसी गलती? आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरे लाना भूल गया। माफ कर दो मुझे। पता है मैं लेट हो गया था बहुत ज्यादा, तो जल्दबाजी में ला नहीं पाया। नहीं, मुझे नहीं सुनना। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अब प्लीज ना यार, मैं अभी जाके कैंटीन से लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। अब राजन कॉलेज की कैंटीन से कुरकुरे लेने चला जाता है, लेकिन कैंटीन में जाकर उसे पता चलता है कि उसी दिन कुरकुरे खत्म हो गए और कुरकुरे कैंटीन में आने में 2 दिन लगेंगे। ये बात जानकर राजन बहुत टेंशन में आ जाता है और खुद से बोलता है, यार इन कुरकुरों को भी आज ही खत्म होना था क्या? अगर कुरकुरे लाके नहीं दिए वैशाली को, वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। राजन अपने आप को बचाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वैशाली उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, मेरे कुरकुरे कहाँ हैं? वो क्या बताऊं तुमको मैं? जो सच है वो बताओ। देखो, तुम गुस्सा मत करना, लेकिन कुरकुरे खत्म हो गए कैंटीन में और अगली सप्लाई आने में 2 दिन लग जाएंगे। वैशाली राजन की बात को सुनकर बिना कुछ कहे मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। राजन भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाने लगता है। वो अपनी क्लास में आ जाते हैं। तभी राजन वैशाली से बोलता है, क्या हुआ? तुम ऐसे बिना कुछ कहे यहाँ क्यों आ गई? मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जाओ। जाओ मतलब? देखो, मुझे पढ़ाई करने दो, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। ठीक है। ऐसा कहकर राजन वैशाली के पास से चला जाता है और कोने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उनके पास प्रोफेसर आ जाते हैं और उनके प्रोफेसर अपनी क्लास खत्म करके उन सब से एक इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करते हैं और सबको पूछते हैं, लिसन एवरीबॉडी, आप लोगों में से कितने लोगों ने कुरकुरे खाया है? वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट एक साथ जवाब देते हुए बोलते हैं, हमने खाया है। सब स्टूडेंट की बात सुनकर प्रोफेसर उनको बताते हैं, लगता है आप सभी को
कुरकुरे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। पर एक स्टडी के दौरान ये बताया गया है कि कुरकुरे जिन चीजों से बनाया जाता है उनकी खेती अब हमारे देशों में कम हो गई है। इसकी वजह से अब कुरकुरे का उत्पादन काफी कम हो जाएगा और हो सकता है कि बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। प्रोफेसर की बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स को झटका लगता है, लेकिन वैशाली तो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि कुरकुरे उसे बहुत पसंद थे और वो खड़ी होकर अपने प्रोफेसर के पास चली जाती है और उनसे बोलती है, नहीं सर, आप जो कह रहे हैं ना ये कभी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, स्टडी कह रही है। आपकी स्टडी की तो ऐसी की तैसी मेरे कुरकुरे को बंद करेगी। ये आप क्या कह रही हैं? और ये कौन सा तरीका है अपने प्रोफेसर से इस तरह से बात करने का? हालात को ऐसे बिगड़ते देखकर राजन वैशाली को चुप करवाने उसके पास आ जाता है और उसे चुप करवाने के बाद उसके बिहाफ पर प्रोफेसर से बोलता है, सर, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है और इसको कुरकुरे खाने का बहुत ही शौक है और आज इसे मिला नहीं, और जैसे आपने कुरकुरे का नाम लिया ये थोड़ी सी इरिटेट हो गई, बस और कुछ नहीं। अभी तो मैं छोड़ देता हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। जी जी सर, आगे से ध्यान रखेगी। प्रोफेसर अब क्लास से बाहर चला जाता है। फिर राजन वैशाली को क्लास के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है, यार ये तुम क्या कर रही थी? सर से पंगे क्यों ले रही थी तुम? तुमने सुना नहीं वो क्या बोल रहे थे मेरे कुरकुरे को लेकर? तो उन्होंने गलत तो कुछ भी नहीं कहा था ना, और ये बात तो मुझे आज ही पता चली कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। राजन और प्रोफेसर की बातें सुनकर वैशाली ज्यादा परेशान हो जाती है और ज्यादा सोचने के कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। राजन उसे जल्दी से मेडिकल रूम में लेकर जाता है, जहां मौजूद डॉक्टर राजन से पूछती है, क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, अभी कुछ समय पहले तो ठीक थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन्हें देखती हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। थोड़ी देर तक वैशाली डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहती है। राजन को अब वैशाली को इस हाल में देखकर काफी चिंता हो रही थी और वो खुद से बोलता है, हे राम जी, ठीक कर दो उसे, कोई ज्यादा सीरियस बात ना हो। मुझे लगता है उसके ऊपर सर की बातों का गहरा असर हुआ है जिसके कारण वो बेहोश हो गई, और थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी थी ना। एक काम करता हूँ, जाके मैं कुरकुरे लेकर आता हूँ, तब तक वो होश में आ जाएगी और जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। राजन कॉलेज से बाहर वैशाली के लिए कुरकुरे लेने चला जाता है। उसके जाते ही वैशाली को भी होश आने लगता है और वो डॉक्टर से बोलती है, मैम वो कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आए थे? वो तो आपको मेरे पास एडमिट करके यहाँ से चले गए। ओके मैम, क्या मैं जा सकती हूँ? जी, अब आप जा सकती हैं और मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, उन्हें टाइम पर लेते रहना। वैशाली मेडिकल रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आकर राजन को ढूंढने लगती है। वो उसको क्लासरूम में, कैंटीन में, पार्क में भी देखती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। वैशाली फिर से परेशान होने लगती है। राज, तुम कहाँ चले गए? से इतना नाराज हो गई कि मेरा इंतजार करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। वैशाली पार्क में बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजन कॉलेज वापस आ जाता है और सीधा मेडिकल रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सामने से डॉक्टर आ रही होती है। राजन उनके पास चला जाता है और उनसे पूछता है, डॉक्टर आप यहाँ पर हो, तो वैशाली के पास कौन है? वैशाली तो चली गई, उसे होश आ गया था और वो पहले से भी काफी बेहतर लग रही थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? सॉरी, पर मुझे नहीं पता। अच्छा, वो कुछ पूछ रही थी क्या आपसे, मतलब मेरे बारे में? हाँ, पूछ तो रही थी, पर तुम यहाँ पर थे नहीं तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम यहाँ से जा चुके हो। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। अब राजन वैशाली को पूरे कॉलेज में ढूंढता है, पर वैशाली उसे कहीं नजर नहीं आती। आखिर में वो उसे पार्क में बैठी हुई नजर आती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। वैसे ये बताओ, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तुमसे मतलब? मुझसे नहीं तो किससे मतलब होगा? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना जब मैं बेहोश थी, फिर अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। राजन वैशाली के कहने पर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उसे कुरकुरे का पैकेट देकर चला जाता है। कुरकुरे को देखकर वैशाली बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से राजन को पीछे से जाकर हक कर लेती है और उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए कुरकुरे लेकर आओगी। मैं बस इसीलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। अगर चला भी गया था तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? जितना प्यार मैं इन कुरकुरों से करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा तुमसे भी करती हूँ, पागल कहीं के। और वैसे भी मैं इतनी कुरकुरी इनकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुई हूँ। अच्छा जी। वैशाली को ढूंढते ढूंढते काफी रात बीत गई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। तो अब राजन भी पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगता है
कि तभी सामने से एक लड़की शादी के जोड़े में भागती हुई उसी के पास आ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वैशाली ही थी। वो राजन के पास आकर उससे कहती है, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, यहाँ से एक कुरकुरे की गाड़ी जा रही थी और तुम्हें तो पता है कि मुझे कुरकुरे कितने ज्यादा पसंद है, तो बस मैं उसके पीछे दौड़ गई और भागते भागते मैं शहर के बाहर चली गई, इसलिए लेट हो गया। सॉरी ना, तुम मुझसे नाराज तो मत होना। बिल्कुल भी नहीं। चलो अब शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। वैशाली भी बहुत खुश होती है, खासकर इस बात को लेकर के उसे राजन जैसा हमसफर मिला जो इतना केयरिंग और सपोर्टिंग है। वो उसके साथ बहुत खुशी के साथ प्यार से रहती है।